है गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो गाइस, हम बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसका कंपाइलेशन कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जितनी भी एनसीईआरटी हैं 6 से 12 तक गाइस, तो हम सारा कुछ कंपाइलेशन करके आपके वीडियोज में लेके आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और क्योंकि एक्चुअल में बायो से बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, बायो को साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हो पाते हैं कई टाइम, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जो बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक थिंग्स हैं, उनको समझने में भी। तो ये एनसीईआरटी जो है कंपाइलेशन ऑफ बेसिक थिंग्स, जितनी बेसिक थिंग्स हैं उनका एक कंपाइलेशन ही है एनसीईआरटी। कि आप पहले भाई बेसिक समझो, आफ्टर दैट उसके बाद आप जो है आगे चीजों को करोगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले हम कुछ वीडियो बना चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा। तो अब बात करते हैं माइटोकांड्रिया की। माइटोकांड्रिया से स्टार्ट होगा ये वीडियो। तो माइटोकांड्रिया एक्चुअल में क्या है गाइस? देखो, माइटोकांड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकांड्रिया को गाइस क्या सेल का पावर हाउस बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पावर हाउस। मतलब एक तरीके का ये आपका जो पावर जहां से जनरेट होता है ना, पावर जहां से जनरेट होकर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, वैसा ही पावर हाउस है ये। यानी सेल की ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। सेल तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है गाइस न्यूट्रिशन है, जो जो सेल को नीड है, यानी कि जो नीडी थिंग्स है सेल्स के लिए, वो काम माइटोकांड्रिया करता है। मतलब इसके अगर रख रखाव का, इसकी सही चीज रखने का काम है, तो पावर हाउस का काम कौन करता है? वो करता है माइटोकांड्रिया। ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितने भी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन केमिकल एक्टिविटीज के लिए गाइस, तो वो कहाँ से आती है? वो इस माइटोकांड्रिया से ही आती है। कहाँ से रिलीज होती है वो गाइस? वो माइटोकांड्रिया से ही रिलीज होती है। किसके फॉर्म में? वो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज जस्ट कॉल्ड एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ये ध्यान रखो गाइस, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि जो माइटोकांड्रिया से एनर्जी रिलीज होती है सेल्स के लिए, वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? तो गाइस सिंपल है, सिंपल। ये एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट के रूप में, यानी कि एटीपी एक तरीके का मॉलिक्यूल्स है, उस फॉर्म में ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है गाइस। क्या? एटीपी। देखो, एडिनो डाइओफॉस्फेट नहीं है, ये एटीपी है। ट्राई फॉस्फेट है, एक एडीपी भी होता है, उसको आगे समझाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर माइटोकांड्रिया इज द पावर प्लांट, इफ अगर बात कर रहा है कि माइटोकांड्रिया अगर वो पावर प्लांट में है, यानी तो प्लांट्स में है, तो क्या होगा? एटीपी इज द इलेक्ट्रिसिटी, यानी एटीपी की क्या होगा? वो एज इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगा गाइस। कौन? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है गाइस, ये एक एनर्जी की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं एटीपी जो है उसको क्या बोलते हैं? इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, यानी कि ये एक तरीके का एनर्जी करेंसी है उस सेल की। ठीक है गाइस। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। जो बॉडी है यूज करती है किसको? एनर्जी को स्टोर करने में। किसमें? एटीपी के फॉर्म में। जो बॉडी है हमारी, यानी कि सेल्स में तो पहुंचती है एटीपी के फॉर्म में, तो उसको स्टोर करती है किसमें? एटीपी में। क्यों? वो नए केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए। क्यों केमिकल कंपाउंड की नीड क्यों है हमें? अगर आपको मैकेनिकल वर्क करना है, आपको एनर्जेटिक वर्क करना है, तो आपको केमिकल्स की नीड पड़ेगी गाइस। केमिकल की नीड पड़ेगी मतलब कि आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उनको मूवमेंट में लाने के लिए, उनको चलाने के लिए केमिकल, फिजिकल, सब ईच एंड एवरीथिंग आज इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। किसमें? बॉडी में। तो उस एनर्जी को ये स्टोर कर लेगा एटीपी में। जो बॉडी है हमारी, एटीपी के फॉर्म में क्या कर लेगी? उस एनर्जी को स्टोर कर लेगी। और जब भी आप कोई मैकेनिकल वर्क करोगे, जब भी कोई आप काम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये क्या करेगी? एक नया केमिकल कंपाउंड बनाएगी गाइस। कौन? इसी एनर्जी के लिए ये एटीपी फॉर्म क्या होता है? एटीपी में ये एनर्जी क्या हो जाती है? बॉडी में स्टोर हो जाती है। ठीक है गाइस। अब दूसरी चीज, माइटोकांड्रिया के पास गाइस इट हैव टू मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती है जो कवर होती है। क्या? इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, सिर्फ एक के बजाय कवर होता है ये। माइटोकांड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन एंड कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन, बट ये एक से कवर होता है, दो के बजाय एक से कवर होता है माइटोकांड्रिया। इसकी दो मेम्ब्रेन होती है। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है गाइस, वो वेरी पोरस टाइप की होती है। मतलब एक पोरस, मतलब समझ रहे हो ना, पोरस टाइप की होती है, मतलब थोड़ा लिक्विड टाइप से कह सकते हो। while the inner membrane is deeply folded, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत फोल्डेड होती है, मतलब उसमें कई लेयर्स होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी माइटोकांड्रिया की, वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होती है, मतलब कई लेयर्स होती है, एक के बाद एक के बाद, जैसे परत होती है ना, लेयर। तो उस तरीके से इसकी क्या होती है? लेयर्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस टाइप से होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, लाइक दैट। एंड दीज फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया। ये जो फोल्ड्स हैं, यानी कि डीपली फोल्डेड जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो है, वो क्या करेगी? एक लार्ज सरफेस एरिया को क्रिएट कर देगी। किसके लिए? जहां पर एटीपी जनरेटिंग केमिकल्स जो हैं वो रिएक्शंस कर सकें। किसके लिए? फॉर एटीपी
जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। जो एटीपी है यानी कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या कर सके, उन केमिकल रिएक्शंस को जनरेट कर सके। ठीक है, उनके पास इतना सारा एरिया होता है कि वो केमिकल रिएक्शंस जनरेट होने के लिए, केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट होने के लिए क्या होता है, बहुत सारा एरिया होता है जो इनर मेम्ब्रेन होती है गाइस। दूसरी चीज, माइटोकॉन्ड्रिया आर, ये होता है आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस, इसके पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं, पहले भी मैंने बताया था। दे हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम, यानी कि इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स। देखो गाइस याद रखो ये जो पॉइंट है ना, डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे खुद का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स की तरह काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ठीक है, वो खुद की अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन क्या होते हैं, वो एमिनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो पूर्ति होती है प्रोटीन्स के थ्रू होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, जस्ट लाइक राइबोसोम्स जो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है प्रोटीन। कौन, अगर पूछ रहा क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम्स या राइबोसोम जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, सॉरी फॉर दैट अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इज एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, एंड ओन प्रोटीन कौन तैयार करता है, दे प्रिपेयर, जो वो प्रिपेयर करेगा वो कौन करेगा, राइबोसोम। राइबोसोम प्रिपेयर द प्रोटीन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया गाइस। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं और मैं अपनी बात अब तक रख पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, जितनी ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे दैट्स आपको भी फायदा है। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हम भी थोड़ा बांटने की कोशिश करें जितना हमें थोड़ा बहुत आता है guys, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये है मेटाबॉलिक पाथवे एंड एटीपी क्या होता है। देखो वही चीजें हैं इसमें जो बेसिक्स हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर की थ्योरी नहीं है जो थोड़ा सा कंफ्यूज करे, और इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं है। अब देखो मेटाबॉलिक पाथवे एंड एटीपी क्या होता है ये समझो। जो मेटाबॉलिक पाथवे गाइस, वो क्या लीड कर सकता है, ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, लीड करता है। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते हैं ना बॉडी में, उनको मेटाबॉलिक जो पाथवे वो क्या करता है, लीड करता है। किसमें, फ्रॉम ए सिंपल स्ट्रक्चर, किससे, एक सिंपल स्ट्रक्चर से क्या करता है, लीड करता है, यानी कि टू ए मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि वो सिंपल स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए, यानी अधिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए क्या करता है, लीड करता है। जैसे लाइक बात करें, एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। अगर जैसे आपकी बॉडी में एसिटिक एसिड है, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी बॉडी में एसिडिक स्ट्रक यानी एसिडिक कोई एसिड है, एसिडिक स्ट्रक क्या क्या है, सॉरी एसिडिक एसिड क्या है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है गाइस। क्या है, सिंपल, एक तरीके का सिंपल स्ट्रक्चर है एसिडिक एसिड, ऑलमोस्ट पाया जाता है। एसिटिक एसिड है, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो बिकम्स हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि आपकी बॉडी में एसिटिक एसिड अगर कहीं स्टोर हो गया देन इट बिकम्स कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, एचडीएल एंड एलडीएल, हाई कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल, इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो गाइस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आप गेन कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो बैड कोलेस्ट्रॉल, देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है, एंड लीड टू ए सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये भी क्या करता है, यानी कि एक सिंपल स्ट्रक्चर को किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में, यानी कि दोनों तरफ ये काम करता है मेटाबॉलिक पाथवे। यानी कि आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है या कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर्स में जाना है, देन इट विल वर्क। कौन, मेटाबॉलिक पाथवे। अगर सिंपल स्ट्रक्चर से जाना है टू ए सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाना है, तो एग्जांपल है ग्लूकोज जो है बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल्स। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है, ग्लूकोज गाइस लैक्टिक एसिड में, कहां पर, हमारी जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल जो माइंड की मसल्स है वहां पर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे वर्क ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, अगर पहले केस की बात करें, जो पहला केस क्या है, वो सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे। उसको बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे। क्या कहलाएगा वो, एक उसको बोलेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि व्हाट इज बायोसिंथेटिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे, तो यू कैन से लाइक दैट, it convert, yeah, it simpler lead to a from a simple structure to more complex structures, just like acidic acid becomes cholesterol। एंड जो लेटर वाला है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स से
सिंपलर स्ट्रक्चर में जाता है वो क्या करता है, इट्स लेटर जो है वो करता है डिग्रेडेशन, यानी वो डिग्रेडेशन को इंडिकेट करता है, यानी आपका डिग्रेडेशन हो रहा है, एंड इज कॉल्ड कैटाबॉलिक पाथवे, वो कैटाबॉलिक कहलाता है। यानी दो हो गए, एक तो बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे, इट इज सेम। दूसरा है डिग्रेडेशन या कैटाबोलिटिक, सॉरी कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। ये हो गया, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स से जा रहे हैं सिंपलर में, दैट इज कैटाबॉलिक, और अगर आप सिंपल से जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, दैट इज एनाबॉलिक। जो एनाबॉलिक पाथवे है, यानी कि अगर सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, दैट इट कंज्यूम्स एनर्जी, वो क्या आपको एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इज एज एक्सपेक्टेड है ये, कि जब आप एनाबॉलिक पाथवे का यूज कर रहे हैं, यानी कि आप सिंपल फॉर्म से गाइस कहाँ जा रहे हैं, सिंपल फॉर्म से कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी आप एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बना रहे हैं या बन रहा है, बना गया है, तो दैट इट विल कंज्यूम एनर्जी, वो कंज्यूम करेगा क्या, एनर्जी। यानी कि अगर असेंबली ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट, अगर एमिनो एसिड से गाइस, ये भी समझो, एमिनो एसिड से एमिनो एसिड से गाइस प्रोटीन बन रहा है, इसके लिए भी एक एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि तब भी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ठीक है। ये जो है ये भी एक एनाबॉलिक पाथवे हो गया, कि आप एमिनो एसिड से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, यानी कि सिंपल फॉर्म से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, दैट इट विल कंज्यूम द एनर्जी, ठीक है। अगर दूसरे में बात करें तो कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज वेरी डिफरेंट। जो कैटाबॉलिक पाथवे गाइस, दैट इज ऑल्सो, ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब आप कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज वो एनर्जी आपको मिलेगी, रिलीज होगी एनर्जी, तो ये ज्यादा अच्छा है। उनके कैटाबॉलिक पाथवे जो है लीड टू द रिलीफ ऑफ एनर्जी, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर ग्लूकोज को आप डिग्रेड करते हैं किसमें, ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल्स, एनर्जी इज लिबरेटेड, तो क्या होगा, आपको एनर्जी लिबरेट मिलेगी, यानी एनर्जी मिलेगी आपको, दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे, ठीक है गाइस। वही सेम थिंग, अगर आप मेटाबॉलिक पाथवे में जाते हैं फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब क्वेश्चन आएगा ये कि भैया ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जो गाइस, जो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनाता है, और कम से कम ये 10 मेटाबॉलिक स्टेप लेता है, क्या इसको प्राप्त करने में, अकर करने में, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड को अकर करने में क्या होगा, इट विल क्रिएट द 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स, वो कहलाएगा ग्लाइकोलिसिस, क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिसिस कहलाएगा गाइस, ठीक है। पूछे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो it is a metabolic pathway from glucose to lactic acid that is called glycolysis, ठीक है। अभी भी बात करें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे have learned to trap this energy and liberate during degradation and store in the form of chemical bonds, तो आप समझ सकते हो जो जो सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट्स वेरी वेरी ट्रैपिंग टाइप, इस एनर्जी से वो एक मतलब ट्रैप सा सीख लेते हैं, वो लिबरेट होते हैं ड्यूरिंग डिग्रेडेशन के टाइम पे, और क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं, एंड स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। वैसे हम बात करें, जैसे हमें अगर नीड है, एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म, देन अगर हमें नीडेड है, अगर हम कोई ऑस्मोटिक वर्क, बायोसिंथेटिक या केमिकल सॉरी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, या कोई कुछ चीज परफॉर्म कर रहे हैं, देन वी विल क्या करेंगे, तो दिस बॉन्ड एनर्जी जो स्टोर हो रखी है, वो क्या होगी, केमिकल बॉन्ड एनर्जी आपने जो स्टोर की हुई है, वो क्या होगी गाइस, वो रिलीज होगी और यूटिलाइज होगी गाइस, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर है फॉर्म एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम, द बॉन्ड एनर्जी कॉल्ड एन, ये जो देखो अब आ गया एटीपी की फॉर्म आ गई, क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है, किससे, फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी जो लिविंग सिस्टम में है, इज द बॉन्ड एनर्जी, इन ए केमिकल कॉल्ड एडिनो, क्या कहलाएगा, एडिनो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि दैट इज कॉल्ड एटीपी, क्या कहलाएगा, एटीपी कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसाइन triphosphate. The most important form of energy currency in a living system is the bond energy in a chemical called adenosine triphosphate. ठीक है guys? आई होप आप एटीपी तक समझ गए होंगे, ठीक है, सारी माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस कहाँ कैसे होता है, आई होप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं गाइस प्लास्टिड की, प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये समझो, ठीक है, प्लास्टिड समझो क्या, आपने कभी नोटिस किया होगा,
बहुत सारे स्मॉल कलर्ड बॉडीज होते हैं, लाइक धीमे धीमे साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं, बहुत सारी जो स्मॉल कलर्ड बॉडीज हैं जो सेल की साइटोप्लाज्म है वहां पर ये पाए जाते हैं guys, ठीक है। लाइक जो सेल की टेडिनासेंटा लीफ होती है वहां पर भी ये पाया जाता है। यू माइट हैव नोटिस सम स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ टेडसेंटियस लीफ, ठीक है। बहुत सारी वहां पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कलर टाइप के यानी कि रंगीन टाइप की बॉडीज पाए जाते हैं, किसमें, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म। वो क्या करते हैं, वो स्कैटर्ड करते हैं, किसमें, लीफ सेल्स को साइटोप्लाज्म में वो क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं उसको, कलर्ड को। इसलिए कलर्ड दिख क्यों दिखते हैं, जो कलर दिखते हैं ना, यानी कि वो जो लीफ सेल है उसमें क्या होंगे, वो जो साइटोप्लाज्म का लीफ सेल है उसमें वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, मतलब बिखर जाएंगे गाइस। मतलब बिखरने के बाद जो प्राप्त होगा, जो मिलेगा, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिड्स कहलाएगा। समझ रहे हैं आप, यानी कि आप साइटोप्लाज्म में अगर कोई लीफ सेल्स देखो आप, लीफ मतलब प्लांट सेल होता है ना, जो पत्तियां होती हैं उसको देखो आप, उसका साइटोप्लाज्म में देखोगे आप कि ये जो प्लास्टिड्स हैं वहां पर स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाएंगे। वहां पर क्या होंगे, ये स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, इससे हैव द सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिड, ठीक है। इनका कलर जैसे मैंने बताया डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके, बहुत सारे जो कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट। जिनके पास ग्रीन पिगमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोरोफिल, क्या कहलाएगा, उनको कहते हैं क्लोरोफिल। जिनके पास ग्रीन पिगमेंट है, तो कैसे इनके जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पिगमेंट से ही डिसाइड होता है। अगर मैं जैसे पिगमेंट ग्रीन है तो वो क्लोरोफिल हो जाएगा, जैसे अगर ब्लू है तो कुछ और तरीके का उसमें मतलब कंटेन होगा, कुछ और तरीके का केमिकल होगा। अब ग्रीन कलर जो है प्लास्टिड का, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। समझोगा इसकी, क्लोरोप्लास्ट क्या है, कहां से आया। अब इतना ज्यादा लंबा चेन नहीं है, देखो सबसे पहले क्या था, लीफ सेल, लीफ सेल था guys। लीफ सेल में क्या था, एक साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म में क्या था, एक कलर्ड स्मॉल कलर्ड बॉडी थी साइटोप्लाज्म में, आपने नोटिस किया होगा, वो स्कैटर्ड फॉर्म में मिली वहां पर, स्कैटर्ड फॉर्म में मिली लीफ सेल में, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में मिली, तो वो क्या कहलाया, प्लास्टिड। और प्लास्टिड क्या है सर, डिफरेंट कलर। ये जो प्लास्टिड के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं तो इसका मतलब क्या है, यानी इनके पास कोई पिगमेंट है, यानी वो पिगमेंट जिनको कलर को डिसाइड करता है। वो पिगमेंट क्या करेगा, यानी कि अगर ग्रीन पिगमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। और जो ग्रीन कलर है प्लास्टिड का वो कहलाएगा क्लोरोफिल, और वो क्या कहलाएगा, वो क्लोरोप्लास्ट होगा। वो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या होता है, सॉरी पिगमेंट की वजह से क्या होता है, वो ग्रीन होता है। और ग्रीन जो कलर्ड है प्लास्टिड का, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो क्या कहलाएगा गाइस, क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है गाइस, समझो बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं गाइस। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर, क्या, एक मिनट, हाँ सही, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और यही जो पिगमेंट है या यही जो क्लोरोप्लास्ट है, वो पत्तियों को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है गाइस। दैट इज द पॉइंट, कि पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों होता है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है। मैं यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि पत्तियों के ग्रीन हरा कलर होने के पीछे वजह क्या है। प्लास्टिक, प्लास्टिक के अंदर एक मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, उससे पहले समझो। देखो कोई लीफ सेल है, लीफ सेल में सिंपल भाषा में समझो, उसमें साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में गाइस बहुत स्मॉल कलर्ड बॉडीज होंगी जो स्कैटर्ड होंगी। वो जो स्मॉल कलर्ड स्कैटर्ड होंगी बॉडी वो कहलाएगा प्लास्टिड, जो लीफ सेल में। और जो प्लास्टिड है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो किसमें, लीफ सेल में ही है गाइस प्लास्टिड। अब वो कंटेन होगा यानी उसके पास डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होंगे। जब डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है वही क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा, ठीक है। जो ग्रीन पिगमेंट है, जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। या पॉइंट समझो, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बट ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन कलर है, वो क्वेश्चन देखा कि ग्रीन पिगमेंट का जो है, यू हैव सब कंटेन द ग्रीन पिगमेंट इन द लीफ सेल, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यू कैन राइट द आंसर, नो 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 नॉट राइट। ये जो ग्रीन कलर प्लास्टिड है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और वही ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स को। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है गाइस, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब जो प्लांट अपनी सोलर एनर्जी से अपना खाना पीना जो बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब सोलर एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी का होना जरूरी है, सॉरी गाइस। और प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। अगर प्लांट्स को लिविंग बीइंग रहना है तो उनके लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है।
और उस फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट उतना जरूरी है जितना कि हमारे लिए खाना, जितना कि हमारे लिए रोटी पानी दाल चावल जो भी खाते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप मैं अपनी बात अब तक समझा पा रहा हूँ, आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स अ वेरी कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स एंड एडिशन टू क्लोरोफिल। इनमें बहुत सारे डिफरेंट कलर एडिशंस होते हैं, आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया। सबसे बड़ी बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टिड्स जो होते हैं आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये जो प्लास्टिड होते हैं वो किसमें? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, ना कि एनिमल सेल्स या किसी भी सेल्स में नहीं। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दो टाइप के प्लास्टिड है। अब आगे सुनो, कितने टाइप के? दो टाइप के प्लास्टिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। नंबर एक क्रोमोप्लास्ट, नंबर दो लीकोप्लास्ट। अब जो क्रोमोप्लास्ट हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जैसे ऑरेंज, मैंने पिंक बताया, अभी ग्रीन जैसा। तो ये होगा क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। दूसरे होते हैं लीकोप्लास्ट, जो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि प्लास्टिड सिर्फ एक ही टाइप का है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट ही होता था, बट अब दो टाइप के प्लास्टिड है। नंबर एक क्रोमोप्लास्ट, मतलब अब नहीं थे पहले लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट सॉरी, जो कहलाएगा कलर्ड प्लास्टिड्स। और दूसरा है लीकोप्लास्ट, वो क्या क्या होगा? व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड कहलाता है। अब समझो कि लीकोप्लास्ट क्या है। देखो गाइस, लीकोप्लास्ट जो है गाइस, वो एक प्राइमरी ऑर्गेनल्स है। किसका? कहां पर होता है? जो इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, स्टार्च में ऑयल्स प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। लीकोप्लास्ट में होता है प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। यानी कि जो स्टार्च है, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स है, वहां पर ये स्टोर होता है guys। कौन? ये जो लीकोप्लास्ट है, यानी कि जो आपका व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये प्राइमरी ऑर्गेनल्स है गाइस, ठीक है। और इंटरनली अगर देखा जाए, इसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द प्लास्टिड का, इट कंसिस्ट, इसके पास बहुत सारे न्यूमरस डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं। जो क्या होता है, ये उन लेयर से क्या होता है? एम्बेडेड होता है इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड का, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, इट हैज एम्बेडेड इन ए मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। वो कहलाता है आपका स्ट्रोमा। यानी कि जो लेयर्स हैं प्लास्टिड, जो चारों तरफ से उस मेम्ब्रेन लेयर के आसपास घिरा रहता है, उनसे चारों तरफ से घिरा रहता है, वो मटेरियल कहलाता है गाइस स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है गाइस, ठीक है। प्लास्टिड जस्ट लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया, वो सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। किसमें? सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, इंटरनल नहीं। इंटरनल नहीं गाइस, वो सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, सेम एजेड एज प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं गाइस, ठीक है। आई होप यहाँ समझ पा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आपका क्लियर हो गया, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आप पूरा ऊपर पढ़ चुके हो, जो कलर प्लास्टिड था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो समरी है, आई होप की पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो सेल था। इसकी समरी समझ लो एक बार अच्छे से। समरी क्या है? ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर, उस सेल के लिए स्ट्रक्चर और एबिलिटी जो फंक्शंस की है उसके लिए एक्वायर होती है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वे। द सेल्स दस हैज ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड समरी, दैट इज कॉल्ड समरी, ठीक है। उसके बाद होता है सेकंड थिंग, दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। तो ये क्या करता है? जो सेल है गाइस, ये हेल्प करता है किस फंक्शंस में? आपके रेस्पिरेशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेल है, जो सेल आपने अभी तक पढ़ा है, वो सेल रेस्पिरेशन में, आपको न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने में, आपकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर करने में, या जो आप न्यू प्रोटीन्स फॉर्म करते हो सॉरी गाइस, उनको लेने में हेल्प करता है। कौन? सेल। इनके डिफरेंट डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, इसकी अपनी स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी, इसके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट है। ये अपने स्पेसिफिक वे में काम करता है। तो मैंने बताया ये रेस्पिरेशन में, अगर कोई पूछे कि भाई सेल काम करता है रेस्पिरेशन में, नहीं, आप तो आंसर कर दोगे नहीं करता, बट इट हेल्प टू सेल, दिस हेल्प द सेल, जो सेल है ये हेल्प करता है सेल में, जो इस पे बेसिक स्ट्रक्चर है, क्या परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स वगैरह।
एंड सेल जो है इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल है। और ये बेसिक फंक्शन यूनिट है लाइफ का भी, यानी कि लाइफ का कोई पूछा बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, दैट इज सेल। और सेल एनक्लोज होता है किसके द्वारा, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कंपोज होती है किससे, लिपिड एंड प्रोटीन से। लिपिड इस तरीके का फैट्स होता है, और तो लिपिड एंड प्रोटीन से वो जो सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिपिड एंड प्रोटीन से बनता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सेल है वो क्या होता है, एनक्लोज होता है गाइस, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ द सेल वॉल, ये जो प्रोसेस है सेल वॉल का, ये enable the cell of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting। ये क्या हेल्प करता है कि हाइपोटोनिक मीडिया में ये बस्टिंग होने से हेल्प करता है, जो मैंने पहले पढ़ाया, जो प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल का काम क्या है कि वो इसको बस्ट होने से, किसको, सेल वॉल को बस्ट होने से बचाता है। क्योंकि जब फंगी एंड बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं हाइपोटोनिक मीडियम में, तो क्या करता है, हाइपोटोनिक समझ रहे हैं आप, हाइपोटोनिक होता है लो कंसंट्रेशन, जो मैंने पढ़ाया पिछले वीडियो में, लेकिन लो कंसंट्रेशन होता है वहां पे, उससे बचने के लिए क्या करता है ये, बस्टिंग करने के लिए, सॉरी बस्टिंग ना हो इसमें, तो ये हाइपोटोनिक मीडियम में क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं सारे। और ईआर जो है, जो मैंने बताया एंडिक जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास और पैसेज भी होता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस का, ठीक है। इन द गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट करता है क्या, स्टिक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स दैट फंक्शंस इन द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग इन द सेल, ठीक है। ये सब मैंने ऊपर पढ़ा दिया गाइस, आप एक बार, ये समरी है, देख लो अच्छे से, हाँ? पढ़ सकते हो खुद से। तो मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड, उन्हें क्या होते हैं, बहुत सारे लार्ज मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनल्स हैं, प्लास्टिड होता है, मैंने बताया कि वो स्कैटर करता है इस तरीके से लीफ सेल में। बेचारा टू टाइप्स होता है, नंबर एक क्रोमोप्लास्ट और नंबर दो लीकोप्लास्ट, मैंने अभी दोनों को बताया इसी वीडियो में कि क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो क्रोमोप्लास्ट है गाइस, दैट कंटेन क्लोरोफिल, मैंने अभी बताया आपको कि जो क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, विदाउट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। एंड लीकोप्लास्ट हेल्प करता है सबसे बड़ी बात, लीकोप्लास्ट जो है